नमस्कार। आज हम मुगल दौर की एक खास नीति की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा मॉडल जिससे ये पता चलता है कि मंदिरों की जमीन का अधिग्रहण आखिर किया कैसे जाता था। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुगल शासन में मंदिरों की जमीनें जब्त होती कैसे थीं? क्या ये बस यूं ही ताकत के दम पर जमीन छीन लेना था, या फिर इसके पीछे कोई बाकायदा सोचा समझा सिस्टम काम कर रहा था? आइए इसी प्रक्रिया की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि ये सिर्फ एक आर्थिक नीति मतलब जमीन हथियाने का मामला नहीं था। नहीं, ये कहीं ज्यादा बड़ा खेल था। ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस था जिसका मकसद था राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हर तरह का कंट्रोल स्थापित करना। और इसी नजरिए से हम इस पूरे मुद्दे को आज समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी की गई थी। मतलब इन कब्जों को कानूनी तौर पर, आइडियोलॉजिकल तौर पर सही ठहराया कैसे जाता था। इस पूरी व्यवस्था की जड़ में ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि सारी जमीन बादशाह की है। बस ये एक लाइन ही अपने आप में काफी थी, हर तरह के भूमि अधिग्रहण को जायज ठहराने के लिए। अब इस एक सिद्धांत के मतलब बहुत गहरे थे। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि मंदिर की जो प्रॉपर्टी है वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, उसे माना जाता था बादशाह की राजकीय भूमि। यानी मंदिरों का उस जमीन पर हक बस तब तक है जब तक बादशाह की मेहरबानी है, और यह मेहरबानी बादशाह जब चाहे वापस ले सकता था। तो ये तो हो गई कानूनी बुनियाद, लेकिन असल में जमीन पर कब्जा होता कैसे था? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसके लिए एक प्रॉपर 3 स्टेप वाली प्रक्रिया अपनाई जाती थी। पहला कदम, एक फरमान जारी करना। यह फारसी जबान में लिखा एक शाही हुक्म होता था जिस पर बाकायदा बादशाह की मोहर लगी होती थी, और बस इसी फरमान के साथ जमीन पर कब्जे की ऑफिशियल प्रोसेस शुरू हो जाती थी। फरमान आ गया, अब आता था दूसरा कदम, रेवेन्यू का खेल। इसे सोर्स मटेरियल में कानूनी लूट तक कहा गया है। इसमें होता यह था कि अधिकारी लैंड रिकॉर्ड्स में हेरफेर कर देते, मंदिर की जमीन को खालसा लैंड यानी टैक्स देने वाली जमीन घोषित कर देते, और फिर उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता कि उसे चुकाना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो जब कागजी कार्यवाही पूरी हो गई, टैक्स का जाल बिछ गया, तब आता था आखिरी और सबसे मजबूत दांव, मिलिट्री एक्शन। शाही हुक्म को लागू करवाने के लिए, पुजारियों को वहां से हटाने के लिए और जमीन पर शाही झंडा फहराने के लिए फौज भेज दी जाती थी। तो अगर हम पूरे मॉडल को देखें तो ये एक 5 स्टेप का प्रोसेस था। पहले फरमान जारी करो, फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलो, फिर टैक्स इतना बढ़ा दो कि कोई दे ना पाए, फिर मिलिट्री एक्शन से कब्जा कर लो, और आखिर में उस जमीन को किसी और को दे दो। एक पूरा सिस्टम था जो सालों साल चलता रहा। और हाँ, ये कोई एक बादशाह की कहानी नहीं थी। जो सोर्स मटेरियल है वो बताता है कि यह सिलसिला बाबर के वक्त से शुरू हुआ और औरंगजेब तक लगातार चलता रहा, बल्कि समय के साथ और ज्यादा एग्रेसिव होता गया। जैसे बाबर ने वो फारसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव डाली, हुमायूं ने गंगा किनारे की मंदिर प्रॉपर्टीज को रेवेन्यू लैंड डिक्लेयर कर दिया, अकबर के दौर में मंदिरों की जमीनों का बाकायदा रिकॉर्ड बनाकर उन्हें मालगुजारी यानी टैक्सेबल बना दिया गया। जहांगीर ने कश्मीर, पंजाब, मालवा में बड़े स्केल पर यह काम किया, तो शाहजहां ने मथुरा, काशी में इसे और तेज कर दिया। और फिर आता है औरंगजेब का दौर, जिसे सबसे अग्रेसिव माना जाता है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हजारों मंदिरों के रेवेन्यू रिकॉर्ड बदले गए। मतलब हर बादशाह ने इस मॉडल को अपने हिसाब से आगे बढ़ाया। चलिए अब इस मॉडल को एक बहुत मजबूत उदाहरण से समझते हैं, जिसका जिक्र सोर्स मटेरियल में भी मिलता है, ताजमहल। तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या ताजमहल की जमीन को हासिल करने की कहानी भी इसी मॉडल में फिट बैठती है? आइए देखते हैं सोर्स इस बारे में क्या सबूत पेश करते हैं। सोर्स मटेरियल ये दावा करता है कि ताजमहल जिस जमीन पर बना है वो खाली नहीं थी। वो राजा जयसिंह की पुश्तैनी जायदाद थी, और वहां पर एक हवेली और मंदिर परिसर पहले से मौजूद था। और इस जमीन को लेने के लिए सोर्स के मुताबिक 1 साल के अंदर अंदर 4 फरमान जारी हुए। पहले फरमान में इसे राजकीय आवश्यकता बताया गया, दूसरे में जयसिंह को अपनी मर्जी से जमीन छोड़ने का हुक्म दिया गया, तीसरे में तुरंत जगह खाली करने का आदेश आया, और चौथे और आखिरी फरमान में पूरी जमीन को सरकारी खालसा भूमि घोषित कर दिया गया। स्टेप बाय स्टेप पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। हाँ, मुआवजे की बात जरूर आती है कि बदले में 4 हवेलियां दी गईं, लेकिन सोर्स का एनालिसिस कहता है कि यह बस एक प्रतीकात्मक कदम था।
क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड, कोई लैंड ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, कुछ भी मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि ऐसा वाकई हुआ था। तो फिर सवाल ये है कि उस जमीन पर पहले था क्या? सोर्स ये दावा करता है कि वहां एक बड़ी राजपूत स्टाइल की इमारत थी, मंदिर पर आधारित आर्किटेक्चर था, एक बावड़ी थी, एक बगीचा था, मतलब कई सारी संरचनाएं वहां पहले से मौजूद थीं जिन्हें बाद में नींव बनाने के लिए गिरा दिया गया। अब एक बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं। आखिर निशाना मंदिरों की जमीनों को ही क्यों बनाया जाता था? इसके पीछे की वजह क्या थी? सोर्स इसके पीछे कई बड़ी रणनीतिक वजहें गिनाता है। पहली, मंदिरों की जमीनें अक्सर सबसे उपजाऊ और प्रोडक्टिव होती थीं। दूसरी, मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, वो आर्थिक शक्ति के भी केंद्र थे। उनके पास अनाज के गोदाम थे, पानी के स्रोत थे, व्यापारिक मंडियां थीं। तीसरी वजह, वो लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का सेंटर पॉइंट थे। और आखिर में, इन पर कब्जा करने का सीधा मतलब था लोकल कम्युनिटी के हौसले को तोड़ना और किसी भी तरह के विरोध को शुरू होने से पहले ही कमजोर कर देना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सोर्स मटेरियल इसे किस तरह से देखता है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा लेने की बात नहीं थी। जब एक मंदिर की जमीन जाती थी तो उसके साथ वहां का पूरा सामाजिक और आर्थिक इकोसिस्टम तबाह हो जाता था। पुजारी, कारीगर, व्यापारी, किसान, सब पर इसका असर पड़ता था। और इसीलिए सोर्स का फाइनल निष्कर्ष यही है कि ये जो घटनाएं थीं, ये कोई अलग थलग बिखरी हुई घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये पूरा कंट्रोल स्थापित करने के लिए एक सोची समझी, व्यवस्थित, ऑफिशियल और लंबी चलने वाली स्ट्रैटेजिक पॉलिसी थी। तो इस पूरी जानकारी के बाद मैं बस एक सवाल के साथ बात खत्म करूंगा। इतिहास की ये व्याख्या हमारी अपनी समझ को कितना और कैसे प्रभावित कर सकती है? ये सोचने वाली बात है।